हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन भाई साहब ने दिया था। आप सबको बताइए। तो न्यूटन भाई साहब का लॉ क्या था? सिंपल सा लॉ है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला हम पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हम करेंगे। सिंपल सा लॉ क्या था? न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा था कि भैया जब भी दो मास m1 और m2 दोनों को आप किसी भी r सेपरेशन पे रखते हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है m1 पर m2 की वजह से जो अट्रैक्शन है और m2 पर जो m1 की वजह से अट्रैक्शन है, ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। F12 is equal to F21 by magnitude, but we can see the direction is opposite. डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है। और दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि ये जो फोर्स होता है F, इसका जो मैग्नीट्यूड F है, ये M1 और M2 के प्रोपोर्शनल होता है। ये दूसरा स्टेटमेंट था उनका। पहला स्टेटमेंट, when two masses are placed at a small separation, they exert force of attraction on each other. This force is directly proportional to both the masses. Second statement, and this force is inversely proportional to the square of distance between the masses. तो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इस लॉ को हम आगे पढ़ते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। g यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसी के साथ अपना लॉ कंप्लीट होता है। इस g की यूनिट अगर हमको पता लगानी है तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन, r स्क्वायर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, kg इंटू kg kg स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ g। ठीक है, और यहीं से हमारा g की वैल्यू आपको मिल जाती है। g की वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब ये छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला छोटा सा है, लेकिन हमको हम क्या करना है, इस छोटे से फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी चीज हमको ध्यान रखनी है कि सर ये ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में फर्क क्या है। ग्रेविटी आप बोलते हो ना, ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है? क्या दोनों सेम है? सेम है, लेकिन छोटा सा एक डिफरेंस हमको समझने की जरूरत है। क्या है कि हमको पता है कि ये दोनों फोर्स F12 और F21 इक्वल है, यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है और दूसरी बॉडी पहली बॉडी को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। लेकिन फर्क क्या है? सिंस हमको पता है एक्सीलरेशन होता है फोर्स बाय मास, यानी पहली बॉडी का अगर एक्सीलरेशन लिखना है तो फोर्स बाय m1, दूसरी बॉडी का अगर एक्सीलरेशन लिखना है तो फोर्स बाय m2। यहीं पे पहला क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्चुअली तैयार हो रहा है कि अगर m1 इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तब a1 और a2 में से कौन बड़ा होगा? सिंपल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन जो पहली बॉडी की हो जाएगी वो दूसरी बॉडी से कम हो जाएगी, यानी कि ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन कम होगी। यहीं से हमारा ग्रेविटी का केस बना। ग्रेविटी का मतलब अगर मैंने कहा m1 इज कैपिटल M, m2 इज स्मॉल m, कैपिटल M बोला जाए तो कोई प्लेनेट हो या कोई सैटेलाइट हो, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास छोटे ऑब्जेक्ट से केवल ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा है, तो इस बड़े मास की जो एक्सीलरेशन होगी a1, ये छोटे मास से बहुत ज्यादा कम होगी। इसी वजह से अर्थ और हमारे बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है। हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, अर्थ भी हमें अट्रैक्ट करती है, दोनों फोर्स एक दूसरे पर इक्वल लगाते हैं, लेकिन धरती हमारे पर नहीं गिरती है, हम धरती पर गिरते हैं, क्योंकि हमारी एक्सीलरेशन जो है वो अर्थ की एक्सीलरेशन से ज्यादा है। यही हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है कि भैया ग्रेविटी का मतलब हमको समझ आता है। अब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के बाद एनालिटिकल प्रॉब्लम कैसे आती है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम उठाते हैं, वो सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले अच्छे से समझना होता है, तो इसी के बाद में प्रोसेस करना होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर टू मासेस आर इन द रेशियो 4:3 आर फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। तो पहली लाइन कंप्लीट हुई, उससे आपका मतलब क्या निकला? दो मास हैं, कोई दो मास होंगे m1 और m2, जिनके बीच में सेपरेशन कितना है? 1 मीटर। तो 1 मीटर के सेपरेशन में दो मास लगाना है आपको, और दोनों का रेशियो 4:3 दे रखा है। इसका मतलब ए मास अगर 4x है
तो दूसरा ऑब्वियसली बात क्या हो जाएगा, 3x वैल्यू आ जाएगा क्योंकि इनका रेशियो 4:3 है। इसके बाद में इफ अ थर्ड मास ऑफ हैविंग अ वैल्यू 1/3 ऑफ द फर्स्ट मास, यानी कि अगर जो तीसरा मास है m3 जो है वो 1/3 ऑफ द फर्स्ट मास, तो m3 जो मास है वो क्या हो गया 1/3 ऑफ 4x हो गया, यानी कि 4/3x हुआ। सिंपल सा चीज है। थर्ड मास 1/3 ऑफ द फर्स्ट मास इज प्लेस्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों के बीच में क्या है, इन बिटवीन यानी कहां रखा है वो नहीं पता है, वो भी हमसे पूछा है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इट, और यानी कि इस थर्ड मास की पोजीशन कहां से, फ्रॉम द फर्स्ट मास, यहां से कितनी दूर रखूं, सो दैट थर्ड मास इज इन इक्विलिब्रियम, ताकि ये जो थर्ड मास इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब यहां से मैंने बोला लेट द डिस्टेंस बी r, मैंने r डिस्टेंस पर इस थर्ड मास को रख दिया जिसकी वैल्यू क्या है 4/3x, ये थर्ड मास को मैंने रख दिया। तो ये टोटल 1 मीटर का था, तो ये क्या हुई 1 - r, क्योंकि टोटल 1 मीटर के सेपरेशन पे ये पूरे रखे हुए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमको पता है कि ये 4x वाला इस 4/3x को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स है अपनी जगह पर। ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा इस 4x वाले की वजह से, इस 4/3x पर, यानी कि m1 की वजह से इस m3 पर लगने वाला फोर्स इधर है F13, और इस 3x की वजह से, इस 3x बोले तो m2 वाले नंबर 2 मास की वजह से थर्ड पर लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन इस तरफ है, F क्या है 2-3, फोर्स 3-2, यहां पर भी 3-1, तो 3 पर 1 की वजह से 3 पर 2 की वजह से। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि यहां पे नेट फोर्स 0 कब होगा, जब F31 प्लस F32 का वेक्टर सम 0 होगा। वेक्टर सम 0 कब होगा, ध्यान से देखो तो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों का वेक्टर सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब F31 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F32 का मैग्नीट्यूड। लॉजिकली सोचा, वेक्टरली भी वही आंसर होगा। तो F31 का मतलब समझते हैं, 3 पर 1 की वजह से फोर्स। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, अभी हमने पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है Gm1m2 by r²। सिंपल, m1 m2, तो 3 1, तो 3 और 1 की बात करेंगे तो G m1 m3 by उनके बीच सेपरेशन कितना है r, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है r² इज इक्वल टू G, यहां पर दूसरा क्या है m2 m3, 2 और 3 के बीच में अपॉन जो भी गैप है 1 - r का स्क्वायर, दोनों के बीच में गैप कितना है 1 - r। अब यहाँ पे g तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा m1 की वैल्यू क्या है 4x और m3 की वैल्यू 4/3x, तो 4x इंटू 4/3x डिवाइड बाय r² इज इक्वल टू m2 और m2 इज 3x इंटू 4/3x डिवाइडेड बाय 1 - r होल स्क्वायर। यहां से अगला सिंपल कैलकुलेशन बची। यहां पे आपको पता है ये x², यहां पे भी x², दोनों तरफ कैंसिल आउट। यहां पर ये 4/3 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा, यहां पे बचा 4/r² इज इक्वल टू 3/1 - r का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर की टर्म है, तो दोनों तरफ स्क्वायर की टर्म को सिंपलीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2/r इज इक्वल टू √3 हो जाएगा 1 - r। अब यहां पर 2 इंटू 1 - r इज इक्वल टू √3r। अब 2 - 2r इज इक्वल टू √3r, तो यहां से अपने पास r की वैल्यू हो जाएगी √3 + 2 इंटू r इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू becomes 2/√3 + 2 मीटर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों के बीच में सेपरेशन 1 मीटर। इसी तरह की सिंपल प्रॉब्लम हमको कंपटीशन में देखने को मिलती है। नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से।